Now, start with the derivative of integral function. अगर आपको इस तरह से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक फंक्शन है, एक इंटीग्रल फंक्शन है जिसकी लिमिट इन द टर्म ऑफ x है और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर इसको क्या कर रहे हो, सिंपली डिफरेंशिएट कर रहे हो और अंदर कोई भी एक डमी वेरिएबल का फंक्शन है, यानी कि वो वेरिएबल अंदर अवेलेबल नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। सिंपल सा ये एक फॉर्मेट ऑफ द फंक्शन है जिसका हमें किसी भी स्टेज पर डेरिवेटिव करने की जरूरत पड़ रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है कि हम इस डमी वेरिएबल को अपर लिमिट से रिप्लेस कर देंगे। अपर लिमिट से रिप्लेस करने का मतलब कि ये आपका क्या बन जाएगा, f ओवर h ऑफ x। तो पूरे फंक्शन को t जहां पे भी होगा उसको अपर लिमिट hx से रिप्लेस कर देंगे, इनटू में h डैश x, मतलब उसी h का यहाँ पे क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, फिर माइनस, यही काम लोअर लिमिट के साथ करेंगे। इस डमी वेरिएबल t को यहाँ पर अपन इस तरह से रिप्लेस कर देंगे, इस तरीके से, इनटू में सिंपली g डैश x ऐसे कर देंगे। तो इस पूरे फंक्शन का बच्चों ये डेरिवेटिव हो गया। इसके लिए डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल फंक्शन के लिए हमें इसको इंटीग्रल परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस सिंपली डमी वेरिएबल को इस अपर लिमिट से रिप्लेस, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस डमी वेरिएबल को लोअर लिमिट से रिप्लेस एंड लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। अपर या लोअर लिमिट कहीं पे भी कांस्टेंट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा उसके करस्पॉन्डिंग टर्म आपका वहां पे जीरो लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपली फर्स्ट रूल हो गया। ये सिंपली आपका यहाँ पर फर्स्ट रूल हो गया। नाउ समटाइम्स हमें एक ऐसे फंक्शन मिलेगा कि x, t ऑफ dt का इंटीग्रेशन मिलेगा a से लेकर b में। पहले इस फंक्शन को आप अच्छे से फील करो कि ये है क्या। मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर बेसिकली दो वेरिएबल का फंक्शन लिखा है बच्चों, x और t। dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हो तो उस समय हमेशा x आपका बिहेव एज किसके जैसे करेगा, कांस्टेंट के जैसे करेगा। आप इंटीग्रल करने के बाद इस पूरे फंक्शन में t की अपर लिमिट और t की ये लोअर लिमिट पुट कर दोगे तो ये प्योर आपको एक वेरिएबल का क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा, और वो वेरिएबल क्या होगा, x। उसी x के वेरिएबल के फंक्शन का सपोज आपको डेरिवेटिव निकालना है तो एक तरीका तो यही है कि आपने पूरा डिफरेंशिएट किया और उसके बाद आपने इसको प्रोसीड किया। उसके अलावा अगर आपको सिंपली इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए आप यहाँ पर इसी तरीके से देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये सेकंड रूल में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो लिमिट के पास नहीं है। वेरिएबल a और b इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल x है, वो इस इंटीग्रल के अंदर एज अ x बैठा हुआ है। किसके अंदर बैठा हुआ है बच्चे, इंटीग्रल के अंदर x वेरिएबल बैठा हुआ है। इस पूरे फंक्शन को अगर हमें x के, पहले ये आपको फील हुआ कि ये x का फंक्शन है, आप सपोज इसका जो भी f, स्मॉल f जो भी फंक्शन होगा उसको इंटीग्रल करोगे, dt लिखा है तो ऑब्वियसली t के रिस्पेक्ट में करोगे, उस समय x एक कांस्टेंट की जैसे होगा और फिर t की अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दोगे तो वो जहां पे भी x आपने लिखा था कांस्टेंट उसी का एक फंक्शन मिल जाएगा और उसी फंक्शन को आप सिंपली डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू द इंटीग्रल के अंदर ये डेरिवेटिव साइन चला जाएगा। मतलब x जैसे कांस्टेंट था, हम x को 1 2 3 बाद में पुट करें या पहले पुट करें एक ही बात है, या उसका मतलब कि यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में इसको अंदर सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन इसलिए लगा दिया क्योंकि ये बेसिकली आपको दो वेरिएबल का एक्सप्रेशन था और हम किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे,
x के रिस्पेक्ट में x कॉमा टी ऑफ इज अ डी टी अपनी जगह पे रहेगा। मतलब ऊपर वाले में इंटीग्रल साइन मर जाएगा, लेकिन नीचे वाले में बच्चों इंटीग्रल साइन नहीं मरेगा। वो जो डेरिवेटिव साइन है वो आपका सिंपली अंदर शिफ्ट हो जाएगा। जो डेरिवेटिव साइन है वो सिंपली आपका अंदर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आप इस डेरिवेटिव को इंटीग्रल के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स करोगे और ये साइन परफॉर्म करते समय टी आपका एक कांस्टेंट की जैसे यहाँ पे इज कंसीडर होगा। तो ये आपके पास दो बेसिक रूल है जो कि अपने कोर्स में है। इसके अलावा एक और रूल है जो कि इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। विदाउट इज अ डेरिवेटिव हम उसको अगर समझे, जिसको हम यूज कभी नहीं करेंगे, जनरली हम यूज नहीं करेंगे। कुछ प्रॉब्लम को हम इस तरह से और इस तरह से दोनों तरीके से आपको कर सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट आप सबसे पहले समझे क्या है। इज एक्स कॉमा टी डी टी, यानी कि जिस फंक्शन को हम इंटीग्रल कर रहे हैं उसके अंदर एक्स और टी दो वेरिएबल है और एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रल कर रहे हो, तो ऑब्वियस है उस समय एक्स आपका कांस्टेंट है। और यहाँ पर आपके पास जो लिमिट है वो बच्चे एक्स का फंक्शन है, यानी कि ये और इसका कंबाइंड फॉर्म, इसमें प्योर टी था यानी कि एक्स से इंडिपेंडेंट था, यहाँ पर ये लिमिट एक्स से इंडिपेंडेंट थी, ऐसा मैं बोल रहा हूं। और आपको इस फंक्शन का पूरे का क्या करना है, सिंपल यहाँ पर डेरिवेटिव करना है। तब डेरिवेटिव ऑफ, तो ऑब्वियस है जब आप इसको इंटीग्रल करते समय x आपका कांस्टेंट होगा। आप बहुत आसानी से t के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रल अगर कर सको तो कर लिया, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये प्योर आपका x का फंक्शन आएगा अनडाउटफुली, है ना। उसी x के फंक्शन का हम इस x के रिस्पेक्ट पे क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी स्टेज पे, चाहे हॉस्पिटल के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, चाहे कैसे भी कहीं पे भी, तो उसके लिए ये जो थर्ड फॉर्म है वो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन होगा। फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन कहने का मतलब, फर्स्ट रूल में अपन टी को अपर लिमिट से पहले रिप्लेस करते थे, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। x जैसा है वैसे रहेगा हर जगह पे, केवल t को हम इस अपर लिमिट से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अपर लिमिट यानी कि किससे, h ओवर x से रिप्लेस कर देंगे। ये आपका एक नया फंक्शन हो जाएगा, इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस इस t की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, g ओवर x कॉमा इस g f ओवर जो भी फंक्शन था उसी फंक्शन में इस डमी वेरिएबल को लोअर लिमिट से रिप्लेस किया, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव लिखा, प्लस ये अभी खत्म नहीं होगा, हम ऐसा तब तक छोड़ सकते थे जब तक अंदर x नहीं होता, प्लस अब इस सेकंड रूल को यहाँ पे लिखेंगे, मतलब कि हम अंदर डेरिवेटिव साइन को ले जाएंगे इस वेरिएबल लिमिट के अंदर। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको g ओवर x और यहाँ पर ये सेम लिमिट h ओवर x ही रहने दो, जैसे a और b यहाँ पे था वहां पे यही सेम लिमिट रहने दोगे, और आप सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द x f ऑफ x कॉमा t ओवर ऑल dt, इस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। तो थर्ड रूल इज अ मॉडिफाइड फॉर्म है फर्स्ट और सेकंड का, इज अ स्पेशल, या तो कहा जाए फर्स्ट और सेकंड आर स्पेशल केस ऑफ द थर्ड है। तो हम प्रॉब्लम को जनरली पहले इज अ फर्स्ट या सेकंड फॉर्मेट और फर्स्ट एकदम अलग अलग है। इसमें हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं वो लिमिट के पास वेरिएबल है, अंदर फंक्शन के पास नहीं है। इस यहाँ पर सिंपली हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं वो फंक्शन के पास वेरिएबल है, लिमिट के पास नहीं है। यहाँ पे दोनों जगह पे तो दोनों का सुपर इंपोजिशन। तो ये 1 2 3 रूल हो गया इज अ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल फंक्शन को करने का। तो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल फंक्शन को करने के लिए हम ये बेसिक 3 रूल्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब आप मेरे से कहोगे कि सर अगर ऐसा केस है तो आप मेरे से मना कर रहे हो, तो हम कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। तो मेरा कहना है कि इस टाइप के प्रॉब्लम को
हम थर्ड रूल अप्लाई करने की जगह पर इस अपने पास जो भी क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलेगा, अगर वो विद इन कोर्स है तो वो डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा। देखो, आपको जो थर्ड फंक्शन दे रखा है जिसका आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो x, t ऑफ dt, और ये आपका g ओवर x ऑफ h ऑफ x ऐसा आपको दे रखा था। आप इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते थे। बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे कि ये जो फंक्शन है ना अंदर, वो आपका x और t के फंक्शन में सिंपली x, t का ये जो फंक्शन है वो आपका इज f1x इंटू f2 में वेरिएबल सेपरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज अ वेरिएबल सेपरेटेड। इसको हमें बनाना होगा। ऐसा बनाने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज किंग या क्वीन जो भी है वो अप्लाई कर सकता है। किंग या क्वीन जो भी है वो अप्लाई करना हो सकता है। ऐसा बनाने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ सकती है, मेरा कहना है। तो f of x, t इज इक्वल टू f1x इंटू f2, मतलब एनी हाउ हमें उसको क्या करना होगा? वेरिएबल सेपरेटेड बनाना होगा। और हमें यहाँ पे ऐसा ही फंक्शन दिया जाएगा जो कि एनी हाउ किसी भी इज एक अपन के पास जो सब्स्टिट्यूशन या कहा जाए किंग और क्वीन प्रॉपर्टीज है, उससे ये आपका सिंपली वेरिएबल सेपरेटेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बच्चे सब्स्टिट्यूट करने के बाद या कैसे भी जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियस है करस्पॉन्डिंग लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी वहां पे। तो अब नाउ आप यहाँ पर इसको अभी ऐसे नहीं लिखोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे देखना ध्यान से। तो इस लिमिट के अंदर जो भी आपका ये वेरिएबल सेपरेटेड फंक्शन है उसको आप यहाँ पे लिख दोगे x का फंक्शन इंटू t के फंक्शन में प्योर, इस तरह से वेरिएबल सेपरेटेड फॉर्म में लिखोगे बच्चे। इस आप t के रिस्पेक्ट में चूंकि इंटीग्रल कर रहे हो तो ये आपका कांस्टेंट का काम करेगा, तो आप इसको इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हो। तो इस स्टेप के बाद आप ऐसे फील करोगे कि ये लिखा हुआ है जिसका हमें डेरिवेटिव करना था, वो बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है f1 ऑफ x, x का फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई g ओवर x से लेकर h ओवर x f2 ऑफ t dt, इस तरह के फंक्शन का हमें यहाँ पर इंटीग्रल करने की जरूरत है। इस प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन को हमें सपोज यहाँ पर क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अंडरस्टैंड सभी लोग यहाँ तक? तो अगर आपको इसको अब इंटीग्रेट करना है तो आपके पास अब आप कह सकते हो कि ये भी प्योर x का फंक्शन और ये भी प्योर x का फंक्शन, जो कि डेरिवेटिव करने के लिए हम इसको क्या यूज करेंगे? इज सिंपली हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। कौन सा रूल यूज करेंगे? सिंपली इज x के दो फंक्शंस के डेरिवेटिव करने के लिए। आप ध्यान से देखना, इज सिंपल है, मतलब कि मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। इस फंक्शन को उतारा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए वो फर्स्ट रूल आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब नाउ यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ x है। और फर्स्ट रूल आपको जैसे बताया गया है कि डमी वेरिएबल को अपर लिमिट से रिप्लेस करो। इस डमी वेरिएबल को अपर लिमिट से रिप्लेस करो, माइनस इस अपर लिमिट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करो, माइनस इस लोअर लिमिट को आप रिप्लेस करो इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करो। ये खत्म हो गया फर्स्ट रूल। प्लस यहां पे आप इसको डिफरेंशिएट करो, f1 डैश ऑफ x जो भी आपका x का फंक्शन था, इनटू में आप सेकंड फंक्शन उतार दोगे और ये g ओवर x से लेकर h ओवर x f2 ऑफ t dt ऐसा कुछ आएगा। फिर प्रॉब्लम की कुछ ऐसी डिमांड हो सकती है कि किसी x पे अगर डेरिवेटिव वैल्यू चाहिए तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, या डबल डेरिवेटिव चाहिए तो कुछ आगे आपको प्रोसीड करने की जरूरत हो सकती है।
तो डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा कि बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रॉपर्टीज लगाकर इसको हम वेरिएबल सेपरेटेड फंक्शन बनाएंगे और वेरिएबल सेपरेटेड फंक्शन बनाने के बाद उस x के वेरिएबल को मल्टीप्लाई में रखकर अभी नॉट डेरिवेटिव ऑपरेशन ही किया, अभी तो खाली मैंने उस गिवन फंक्शन को नए फॉर्मेट में मॉडिफाइड किया और सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाकर हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये अपने पास थर्ड रूल का इज द अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा जो कि आपके कोर्स में भी होगा और ऐसा क्वेश्चन ही दिया जाएगा जो कि इजीली आपका वेरिएबल सेपरेटेड है। अदरवाइज आपको थर्ड रूल मैंने बता दिया, वो भी गलत कहीं से भी नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि थर्ड रूल से आपका इज इजी बनने की जगह और कठिन इंटीग्रेशन में वो कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि थर्ड रूल में आप देख रहे हो कि एक इंटीग्रल साइन भी बचा है पार्शियल डेरिवेटिव वाला। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? नाउ कहने का मतलब आप ऐसे समझे कि मैंने आपसे कहा, इस क्वेश्चन देखते हैं, चलो मैंने आपसे कहा कि लेट एज्यूम f ओवर x इज इक्वेट विथ इज 2 से लेकर x इज dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर 1 प्लस t की पावर 4 एंड इज g ओवर x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f of x है, g over x is a simply inverse function of f of x है, तो आपको g डैश 0 चाहिए। क्वेश्चन क्या है, आपको क्या चाहिए, g डैश 0 आपको चाहिए। तो इनवर्स फंक्शन ऑफ fx है और fx अगर हमें नहीं पता है, मतलब हम अगर इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहले या तो इस fx को कैलकुलेट करो तो ये इंटीग्रल कैलकुलेट करो जो कि नॉन इंटीग्रेबल हो सकता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए हमें पता है कि हमें इंटीग्रल कैलकुलेट या फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती जनरली। उसको हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि उस केस में हम लोग को पता है कि अगर जी एफ का इनवर्स फंक्शन है तो f ओवर g ऑफ x की वैल्यू हमेशा x के बराबर होगी। अगर ये g ओवर f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू हमेशा x के बराबर होगी तो इसका कहने का मतलब f डैश ओवर g ओवर x इंटू g डैश x की हमें पता है वैल्यू 1 होगी। हमें g डैश 0 चाहिए तो x को 0 छाप दें, तो ये हमें पता है कि f डैश g ऑफ 0 इंटू g डैश 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। g ऑफ 0 g चूंकि आपको पता तो है नहीं, तो f के मैपिंग में आप यही देखोगे कि f के मैपिंग में किस इनपुट पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। f के मैपिंग में, क्योंकि g अगर इसका इनवर्स फंक्शन है तो जिस इनपुट पे f की वैल्यू 0 है उसी इनपुट के लिए g की ये वैल्यू हो जाएगी। हमें ये देखना है कि ये फंक्शन इक्वल द 0 कब है। ये एक पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है, 2 से x में इसका एरिया हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। अगर x 2 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर x 2 से कम है तो ये निगेटिव देगा, क्योंकि dt उस केस में निगेटिव हो जाएगा। ये आपका 0 केवल एक ही पॉइंट पे देगा और वो है इज 2 पे, क्योंकि लिमिट 2 से 2 में इज फाइनाइट वैल्यूड फंक्शन का इंटीग्रल हमेशा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब f के मैपिंग में ये बात क्लियर है कि इज 2 पे f की वैल्यू 0 है, मींस यहाँ पे f ऑफ 2 चूंकि 0 है तो इज सिंपली इंप्लाइज दैट कि g ऑफ 0 आपका 2 है। तो आपको f डैश 2 मल्टीप्लाइड बाई g डैश 0 इज इक्वल टू 1, और ये स्टेटमेंट अपन ने पहले भी देखा है कि इनवर्स फंक्शन की अल्फा पे या बीटा पे और फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे प्रोडक्ट का वैल्यू 1 होता है।
नाउ आपको f'2 चाहिए, तो आपको f'2 निकालने के लिए इसको आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। और चूंकि अंदर x का वेरिएबल है नहीं, प्योर आपका डमी वेरिएबल है या प्योर आपका उस वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो सिंपली यहां पर इन तीन का कौन सा रूल लगेगा? फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। और फर्स्ट रूल को अप्लाई करने का मतलब दोनों तरफ इस फंक्शनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x करना, तो f डैश x इज इक्वेट विथ इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इस डमी वेरिएबल को आप इस अपर लिमिट से रिप्लेस करोगे, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4, x का डेरिवेटिव 1, 2 रखोगे और 2 का डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 दे देगा। और आपको उस g डैश 0 निकालने के लिए f डैश 2 की जरूरत है, तो आप आसानी से यहाँ पे f डैश 2 का वैल्यू बोल सकते हो 1 अपॉन रूट का 17, x को 2 से रिप्लेस कर दिया। तो आपको चूंकि g डैश 0 चाहिए था, तो g डैश 0 की वैल्यू सिंपली रूट का 17, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम इस तरीके से यहां पर सिंपली प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सपोज आपको मैंने दिया सिंपली लेट x इज इक्वेट विथ 0 से लेकर y is a dt upon under root over 1 plus t square given है, then find the value of d square y upon dx square in term of variable y। तो अगर आपको d square y upon dx square फंक्शन चाहिए इन द टर्म ऑफ y, तो आप कैसे प्रोसीड करोगे? तो ये बात आपको याद रखना है कि सबसे पहले कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x निकालने के लिए एनी हाउ मैं कहीं से डबल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ये निकालूंगा और उसका x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करूंगा, तब ये बेसिक आपको नॉलेज पता है, तभी ये टर्म आपको मिलेगा। तो द dy बाई dx निकालने के लिए चूंकि यहां पर ये y की लिमिट है और अंदर y से इंडिपेंडेंट है, मैं दोनों तरफ इस गिवन फंक्शन को डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल y कर सकता हूं। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू द y करूं और चूंकि y लिमिट के पास है, अंदर नहीं है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव फर्स्ट रूल से इसका कंप्लीट होगा। मतलब कि dx अपॉन dy, इधर x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dy लिखा जाएगा, सिंपल सी बात है। और इधर y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस का y स्क्वायर और y को 1 और 0 के लिए 0 आ जाएगा माइनस के साथ। तो जैसा कि मैंने कहा, इसको निकालने के लिए पहले dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx इसी का सिंपली यहां पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। dy बाई dx इज इक्वेट विथ 1 प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा। और दोनों तरफ अगर आप अब इस dy बाई dx यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, चूंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और वेरिएबल y का है, तो एक टर्म लगाना ना भूलें, dy बाई dx, सेम रूल से जैसे कि आप लगाते हो 1 प्लस का y स्क्वायर इंटू द 2y इंटू द dy अपॉन dx, क्योंकि इस स्टेप के बाद आपने सिंपली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे आपने पुट कर दिया, तो करेक्ट आंसर आपको कितना मिल जाएगा? y मिल जाएगा। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर किसके बराबर मिल जाएगा? सिंपली y के बराबर मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज
सपोज आपको गिवन है is a f over x is equate with is a pi square divided by 16 से लेकर x square the sine of x into sine of root theta divided by is a 1 plus cos square root of theta d theta. Then find the value of f dash pi by 2. आपको f dash pi by 2 की यहां पर क्या निकालनी है? सिंपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको ऑब्वियस है x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट बोथ साइड करना पसंद करोगे, और x के रिस्पेक्ट में अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, तो हमें ये बात क्लियर है कि लिमिट के पास वेरिएबल x है, लिमिट के पास वेरिएबल x है, और अंदर जो फंक्शन है वो भी x वेरिएबल रखा हुआ है। थीटा इज आपका डमी वेरिएबल है, यानी कि ये x और थीटा का फंक्शन है। तो सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है कि हम इसको फर्स्ट रूल से ले जाकर सीधे डेरिवेटिव कर दें, तो वो गलत होगा। अब करना कैसे होगा, सवाल ये उठेगा आपका। इसको करने के लिए आप थर्ड रूल अप्लाई कर सकते हो, या उसका अल्टरनेटिव वेरिएबल सेपरेट बनाकर इस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो। थर्ड रूल या तो क्या मैंने बोला, ध्यान से सुना आपने, क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट रूल इज अ वेरिएबल सेपरेट बनाकर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। दोनों तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं। नाउ सबसे पहले मैंने कहा कि आप कोशिश करना है, आपको प्रोडक्ट रूल बना के थर्ड रूल को अवॉइड करना है, वो आपको पता है लेकिन अवॉइड करना है। नाउ द साइन एक्स को आप बाहर लेके गए तो आपने देखा कि ये आपका सिंपली इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो ये तो बाय बर्थ वेरिएबल सेपरेटेड है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपली आपको ऐसे लिखना पड़ा, और यहाँ पे साइन ओवर रूट का थीटा इज होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर रूट का थीटा ऑफ डी थीटा, ऐसा कुछ आपको देखने को मिला। यहाँ तक क्लियर सभी को? आप यहाँ पर इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे। एफ डैश एक्स, मैंने कहा कि आप पहले फर्स्ट फंक्शन जो बाहर है x का उसको कॉपी किए, इनटू इस पूरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के लिए आप फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहे हो, जो कि क्योंकि अंदर अब नाउ x से इंडिपेंडेंट है, तो साइन ओवर एक्स स्क्वायर रखा, मॉड x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर मॉड x इनटू इस इनटू यहां पर अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं करते हैं, इनटू द 2x आएगा, माइनस कांस्टेंट पुट करके कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो वो 0 हो जाएगा। अब ये बात खत्म हो गई। प्लस यहां पर इसका डेरिवेटिव बाहर वाले फंक्शन का, इनटू ये फंक्शन अपनी जगह पर एज इट इज आपने कॉपी कर लिया, साइन ऑफ रूट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर रूट ऑफ थीटा डी थीटा। तो इट्स वेरी क्लियर कि ये इस फंक्शन का f डैश x आ गया। आपको पाई बाय 2 रखना है, तो आपने पाई बाय 2 छापना स्टार्ट किया। पाई बाय 2 का मॉड दोनों तरफ से पाई बाय 2 होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये पाई बाय 2 पे 1 ये 1, पाई बाय 2 पे ये पाई ये 0, तो ये पाई देगा, पाई बाय 2 पे ये 0 देगा, और ये पाई बाय 2 पर एक इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, इज अ फाइनाइट लेंथ ऑफ इंटरवल में इंटीग्रल वैल्यू फाइनाइट देगा। तो पाई बाय 2 रखने पे ये 0 0 इंटू फाइनाइट आपका क्या हो जाएगा 0। तो यहां से आप सिंपली f डैश ओवर पाई बाय 2 लिख सकते हो, और वो आंसर आपका पाई के बराबर आ गया। ये आपने क्या काम किया कि उस गिवन फंक्शन को इज अ सिंपली वेरिएबल सेपरेटेड बनाते हुए आगे प्रोसीड किया। इसी का अल्टरनेटिव जो कि थर्ड रूल था, तो अगर हम थर्ड रूल से इसको प्रोसीड करते
उस केस में मैं साइन एक्स को बाहर नहीं लेके जाऊंगा. इज अ सिंपली फर्स्ट रूल, मतलब कि साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई is a sine over mod x divided by 1 plus cos square mod x. थीटा x स्क्वायर से रिप्लेस किया अपर लिमिट से, इस डमी वेरिएबल को अपर लिमिट का डेरिवेटिव किया, माइनस इस लोअर लिमिट रखा और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव आपको 0 दे दिया यहाँ पे, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव वाला टर्म इस लिमिट अपनी वहीं पे रहेगी जो भी दे रखा है, पाई स्क्वायर बाय 16 से लेकर एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इनटू पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये सब कांस्टेंट हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया, साइन ओवर रूट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा डी थीटा, ऐसा आपको देखने को यहाँ पे मिल गया. आपको सीधे पाई बाय 2 छापना था, आपने पाई बाय 2 छापा, तो एफ डैश ओवर पाई बाय 2 की वैल्यू यहाँ पे पाई बाय 2 छापा तो ये पाई दे देगा, ये तो 0 है ही है. पाई बाय 2 तो ये लिमिट आपकी यहाँ पे यहाँ हो जाएगी, और इसको पाई बाय 2 छापते ही ये पूरा का पूरा जीरो फंक्शन का फाइनाइट लेंथ ऑफ इंटरवल में इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल आपका 0, तो आंसर आपका सिंपली पाई बाय 2 आ गया. तो यहां पर अब मैंने इसको कैसे प्रोसीड किया है, सिंपली थर्ड रूल अप्लाई करके प्रोसीड किया है. अंडरस्टैंड सभी को? तो एकदम भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा आपको 3 रूल बताया गया है और थर्ड रूल का एक आपको अल्टरनेटिव बताया गया है कि आप उस x अगर लिमिट के पास भी है और अंदर भी है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो, प्रॉब्लम की डिमांड है, तो उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए आप या तो इसको वेरिएबल सेपरेट बना के इस तरह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके प्रोसीड करोगे, या तो सुपर इम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रूल अप्लाई करोगे. अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से?